Hello student, I am Anjali Singh, Assistant Professor of Pharmacology in Department of Pharmacy, RKGIT, Ghaziabad. In this lecture, we are going to talk about concept of agonist, antagonist and spare receptors. So, start करते हैं. What is receptor? Okay. So, the largest number of drugs do not bind directly to the effectors. For example, enzymes, channels, transporters, structural protein, template biomolecules, etc. but act through specific regulatory macromolecules which control the above listed effectors. These regulators, macromolecule or the sites on them which bind and interact with the drug are called receptors. सो बेसिकली रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जब भी आप कोई दवाई खाते हैं तो वो दवाई डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है कि आपकी बॉडी में जाके अचानक से किसी आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दे या फिर अचानक से किसी प्रोटीन को एक्टिवेट कर दे या फिर फर्दर आपकी बॉडी में किसी डीएनए में जाके वो काम करना स्टार्ट कर दे. हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग्स जब हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाने के बाद एक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करती है. सो व्हाट इज़ रिसेप्टर? एज अ वर्ड इंडिकेट, जो किसी भी चीज़ को रिसीव करके उसके अगेंस्ट अपना उसके सिग्नल को आगे की तरफ ट्रांसफ़र करे. सो बेसिकली रिसेप्टर्स आर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल. रिसेप्टर जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं और इनका सिंपल सा काम होता है कि जब भी आप कोई दवाई खाते हो तो वो दवाई हमारी बॉडी में जाके इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होती है. तो ये रिसेप्टर क्या करता है, आपकी दवाई में जो भी सिग्नल था उस सिग्नल को कैच करता है और उस सिग्नल को सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है. दिस इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ रिसेप्टर. कि रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स. तो रिसेप्टर भी प्रोटीन्स होते हैं. इनका काम होता है किसी भी ड्रग को अपने साथ बाइंड कराना, उसके सिग्नल को कैच करना और उसके सिग्नल को सेल के लिए अंदर ट्रांसफ़र कर देना. So receptor is defined as a macromolecule or binding site. So it is a binding site जिस पे कोई ड्रग आके बाइंड करेगी. Located on the surface or inside the effector cell. So इस डेफिनेशन में आप देख सकते हो, सबसे पहली चीज़ एक डिस्क्लोज हो गई, रिसेप्टर इज अ बाइंडिंग साइट. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कोई भी ड्रग आपकी आके बाइंड करती है. सो इट इज़ अ बाइंडिंग साइट. ओके. लोकेटेड ऑन द सर्फेस, यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये किसी सेल के सर्फेस पे प्रेजेंट हो और ऐसा भी हो सकता है कि ये सेल के अंदर प्रेजेंट हो. So there is two location of receptor, on the surface or inside the cell, that serve to recognize the signal molecule drug and initiate the response to it, but itself has no other function. इसका काम होता है ड्रग जो सिग्नल लेके आ रही है उस सिग्नल को आइडेंटिफाई करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उस सिग्नल को ट्रांसफ़र कर देना, जिसको हम बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन. यानी कि आपकी ड्रग के सिग्नल को रिसेप्टर ने कैच किया, उसको अंदर की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया. इसके अलावा रिसेप्टर का बॉडी में और कोई फंक्शन नहीं होता है. सो इट इज़ एक्ट लाइक अ बाइंडिंग साइट एंड इट विल ट्रांसमिट अ सिग्नल विच इज़ कैरिड बाय अ ड्रग. सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ रिसेप्टर. दिस इज़ अ गाबा रिसेप्टर, जो कि आपके सिलेबस में आगे आप पढ़ेंगे. दिस इज गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर इसे हम बोलते हैं. एंड दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन. ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है. फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी सेल की बात करते हैं, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस रिसेप्टर इज लोकेटेड ऑन transmembrane. This is the location is transmembrane. So what is transmembrane? Transmembrane का मतलब होता है कि आपका रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, आधा सेल के बाहर और आधा सेल के अंदर. इसकी मेम्ब्रेन पे ये लटका हुआ है, हम बोल सकते हैं. सो दिस इज ट्रांसमेम्ब्रेन लोकेशन. ऐसा भी हो सकता था कि अगर ये यहाँ पे मैंने गाबा का एग्जाम्पल लिया है, मैं आपके जीन एक्सप्रेशन रिसेप्टर या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की बात करती हूँ तो वो रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर. ठीक है. आफ्टर दैट this receptor has binding site for different type of biological molecule or intracellular biomolecules or different types of drugs. यानी कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप के एंडोजिनस बायोमोलिक्यूल इस रिसेप्टर के साथ में बाइंड करते हैं. और अगर आप कोई दवाई खाते हो तो वो दवाई भी इसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी. मतलब कि एक बाइंडिंग साइट की तरह काम करता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ एन एंडोजिनस बायोमोलिक्यूल गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड. ये हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है. ये अब गाबा रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा और जैसे ही ये इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, इस रिसेप्टर में प्रेजेंट क्लोराइड आयन चैनल ओपन हो जाएंगे और आपकी ड्रग जो सिग्नल लेके आई थी वो सिग्नल इंट्रासेलुलर साइड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. तो ये तो बात हो गई हमारे बॉडी के मॉलिक्यूल की. गाबा हमारी बॉडी का ही मॉलिक्यूल है. अब बात करते हैं ड्रग की. फॉर एग्जाम्पल डायज़ेपाम या फ्लोमाजिनिल की बात करते हैं, बार्बिटूरेट्स की बात करते हैं. दीज आर द ड्रग्स. दीज ड्रग्स विल ऑल्सो बाइंड विद दिस रिसेप्टर ऑन डिफरेंट बाइंडिंग साइट. इनकी बाइंडिंग साइट इस रिसेप्टर पे अलग अलग होंगी.
ये रिसेप्टर कोई सिग्नल लेके आई होंगी, जब ये ड्रग आपकी कोई सिग्नल लेके आती हैं और जब ये ड्रग इस रिसेप्टर पे बाइंड होती हैं तो रिसेप्टर उस सिग्नल को प्रोसेस करता है और इंट्रासेलुलर लोकेशन पे उस सिग्नल को ट्रांसफर कर देता है. सो दिस इज ऑल अबाउट रिसेप्टर. There are 4 types of receptor in our body. First one is the ligand gated ion channel receptor. Second one is G protein coupled receptor. Third one is enzyme linked receptor. And fourth one is nuclear receptor. These are the 4 receptors which are present in our body. So what is ligand gated ion channel receptor? In ligand gated ion channel receptor, for example, this is the example of ligand gated ion channel receptor. This is a receptor. Whenever a drug will bind to this receptor, आयन चैनल विल ओपन. यहाँ पे इस रिसेप्टर के अंदर प्रेजेंट एक आयन चैनल ओपन हो जाएगा. दिस इज मे बी सोडियम आयन चैनल और पोटेशियम आयन चैनल, या आपका कोई भी आयन चैनल हो सकता है. तो जैसे ही हमारी ड्रग इस रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड करेगी, आयन चैनल ओपन हो जाएगा और आयन्स जो हैं वो सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे. ओके, सो दिस इज लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर. लिगेंड गेटेड का मतलब होता है जब लिगेंड ये है आपकी, यहाँ पे ड्रग को लिगेंड बोला गया है. लिगेंड गेटेड, लिगेंड की थ्रू खुलने वाला आयन चैनल रिसेप्टर. सेकेंड वन इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. सो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं 7 अल्फा हेलिकल रिसेप्टर. ये भी आपकी सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है. इस रिसेप्टर के साथ में एक जी प्रोटीन अटैच्ड होती है. ठीक है, so on the basis of this G protein, this receptor will give you response. Whenever a drug will bind to its extracellular binding site, जब भी कोई ड्रग इस रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगी, ये जो G प्रोटीन है, इस G प्रोटीन के बेसिस पे ये रिसेप्टर आपकी बॉडी में इफेक्ट शो करेगा. Either it will show excitatory effect or it will show inhibitory effect, which is basically depend upon the G protein which is bind with this receptor. ये जो G प्रोटीन इस रिसेप्टर के साथ में बाइंड हुई है उसके बेसिस पे आपका ये जो रिसेप्टर है ये आपको इफेक्ट शो करेगा. तो बेसिकली यहाँ पे आपने दोनों चीज़ों में देखा, जब भी कोई ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रही है तभी आपका रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और वो ड्रग जो भी सिग्नल लेके आई है, जैसे इस केस में ड्रग क्या सिग्नल लेके आई थी कि आयन चैनल को खोलना है, तो आयन चैनल खुल गया. इस केस में ड्रग कौन सा सिग्नल लेके आई थी, आइदर इट में बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी सिग्नल. दिस इज बेसिकली प्योरली डिपेंड अपॉन द जी प्रोटीन विच इज अटैच्ड विद दिस रिसेप्टर. Third type of receptor is enzyme linked receptor. So in case of enzyme linked receptor, for example, this is a cell membrane and this is an enzyme linked receptor. Whenever a drug will bind to its extracellular unit, there is an enzyme which is present in intracellular unit. इस receptor की intracellular unit पे एक enzyme present होता है. For example, यहाँ पे हम example लेते हैं tyrosine protein kinase receptor का. ठीक है, तो जैसे ही आपकी ड्रग इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है, इस रिसेप्टर की इंट्रासेलुलर साइड पे एक एंजाइम बाइंड रहता है, वो एंजाइम आपका एक्टिवेट हो जाता है. यानी यहाँ पे आपकी ड्रग क्या सिग्नल लेके आई थी कि इस एंजाइम को एक्टिवेट करना है. तो जैसे ही आपकी ड्रग इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और इस एंजाइम के एक्टिवेशन से फिर उस सेल के अंदर कोई भी नया काम स्टार्ट हो सकता है. फोर्थ टाइप ऑफ रिसेप्टर इज न्यूक्लियर रिसेप्टर. ये रिसेप्टर क्या कराता है, बेसिकली ये हमारा सेल के अंदर प्रेजेंट रिसेप्टर होता है. जैसे कि ये दोनों रिसेप्टर आपकी सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है. न्यूक्लियर रिसेप्टर आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. यानी कि किसी ड्रग को अगर हमारे न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ में बाइंड होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करते हैं, तो जब ड्रग इस रिसेप्टर के साथ में आके बाइंड होती है, ये रिसेप्टर सेल के न्यूक्लियस में चला जाता है और न्यूक्लियस में पहुंचने के बाद ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि डायरेक्टली ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स. सो आफ्टर दैट वी हैव द बेसिक डेफिनेशंस, जो कि इससे पहले मैंने आपको बोला कि ड्रग. सो फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ लीगेंड. The ligand is derived from a Latin word that is ligaire, and the meaning of ligaire is to bind. So any molecule which attach selectively to particular receptor or sites, the term only indicates affinity or ability to bind without regard to functional change. Agonist and competitive antagonist are both ligand of the same receptor. इसका मतलब है कोई भी चीज़ अगर किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है तो वो उसकी लिगेंड कहलाएगी. Either it is any endogenous molecule or it is any drug. अगर उस ड्रग के पास उस रिसेप्टर से बाइंड होने की एफिनिटी है, यानी कि आपकी ड्रग को उस रिसेप्टर के साथ में अटैचमेंट है, आपके एंडोजेनस मॉलिक्यूल को उस रिसेप्टर के साथ में अटैचमेंट है, तो वो उसका लिगेंड कहलाएगा सीधे सीधे. ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि
एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट दोनों ही लिगेंड होते हैं। तो व्हाट इज एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, वी विल डिस्कस इट फर्दर। हम आगे ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। बेसिकली एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों ही रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, तो यानी कि ये दोनों उस रिसेप्टर के लिगेंड हो जाते हैं, या लाइगेंड हम इसको बोल सकते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज agonist. What is agonist? An agent which activates a receptor to produce an effect similar to that of the physiological signaling molecule. जैसे अभी हमने गाबा का एग्जाम्पल पढ़ा, गाबा हमारा एंडोजेनस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये गाबा न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट गाबा रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता था और हमें एक इफेक्ट देता था। हमने एक ड्रग सिंथेसाइज करी बार्बिचुरेट, बार्बिचुरेट भी गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है और वही इफेक्ट देती है जो गाबा देती है। तो यानी बार्बिचुरेट्स क्या हो गई, हमारी एगोनिस्ट हो गई, क्योंकि ये वही इफेक्ट देती हैं जो हमारी बॉडी का एंडोजेनस मॉलिक्यूल देता है। सो यानी कि यहाँ ये डेफिनेशन कहती है कि कोई भी एजेंट जो कि किसी रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे वो इस रिसेप्टर का एगोनिस्ट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द इनवर्स एगोनिस्ट। सो एन एजेंट विच एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द एगोनिस्ट। कोई भी चीज़ अगर आपके रिसेप्टर के साथ में बाइंड हो रही है, इस वर्ड को नोट करिएगा, एक्टिवेट, और आपके रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है, लेकिन इफेक्ट कैसे देती है, अपोजिट डायरेक्शन में देती है, तो उसको हम इनवर्स एगोनिस्ट बोलेंगे। यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल ये आपका रिसेप्टर है, ठीक है, ये आपका एगोनिस्ट है। व्हेन एगोनिस्ट बाइंड विद द रिसेप्टर, अगर कोई एगोनिस्ट उस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है फॉर एग्जाम्पल, तो ये रिसेप्टर आपका एक्टिवेट होके आपकी बॉडी में किसी भी आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनवर्स एगोनिस्ट की। इनवर्स एगोनिस्ट भी इस रिसेप्टर के साथ में बाइंड होगा, तो यानी कि इसके पास में इसके लिए एफिनिटी है, इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, यानी कि रिसेप्टर को एक्टिवेट भी कर रहा है, बट द थिंग इज ये क्या करेगा, आयन के कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देगा, यानी ये भी रिसेप्टर को ही एक्टिवेट कर रहा है और एक्टिवेट करवाने के बाद इफेक्ट भी शो कर रहा है, लेकिन कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, एगोनिस्ट का जस्ट रिवर्स इफेक्ट शो कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इनवर्स एगोनिस्ट। सो एगोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट बोथ कैन एक्टिवेट अ रिसेप्टर, ये दोनों रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकते हैं, बोथ आर लिगेंड ऑफ द रिसेप्टर, इनके पास रिसेप्टर के लिए एफिनिटी होती है, लेकिन एक जिस डायरेक्शन में रिसेप्टर से काम करवाता है, दूसरा उसका जस्ट इनवर्स काम करवाता है हमारे रिसेप्टर से। नाउ These are the modified definition of agonist and antagonist. जब हमने स्टडी करी रिसेप्टर्स की तो हमने देखा कि किसी भी रिसेप्टर के साथ किसी चीज़ का बाइंड हो जाना उसका इफेक्ट मिलना नहीं होता है। यानी कि मैंने आपको बोला कि ये आपकी ड्रग है, ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गई तो आपको इफेक्ट मिल जाएगा। ये थ्योरी हमारी आगे चल के हमारे काम नहीं आई, क्योंकि हमने ऐसा देखा कि कुछ ड्रग्स रिसेप्टर के साथ बाइंड तो होती हैं लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं मिलता है। यानी कि बाइंड होती हैं, दैट मीन्स कि वो उसकी लिगेंड तो होती हैं लेकिन कोई इफेक्ट नहीं शो करती। यानी एगोनिस्ट के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होती हैं, बट द थिंग इज कि आपको इफेक्ट नहीं मिलता है। तो यानी कि अब आपको आपकी डेफिनेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो फॉर द मॉडिफिकेशन यहाँ पे दो टर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। पहला टर्म हमने पढ़ा था एफिनिटी, दूसरा टर्म यहाँ पे आया इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ठीक है, रिसेप्टर थ्योरीज आई आपकी इसके आगे, और रिसेप्टर थ्योरीज से दो टर्म्स कंक्लूड किए गए, पहला था एफिनिटी और दूसरा था आपके इंट्रिंसिक एक्टिविटी। सो व्हाट इज एफिनिटी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट, द एबिलिटी टू बाइंड विद द रिसेप्टर डेजिग्नेटेड एज एफिनिटी। अगर आपकी ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है तो हम बोल सकते हैं कि उस ड्रग के पास आपके रिसेप्टर के लिए एफिनिटी है। इसको हम या तो 0 स्कोर देते हैं या 1 स्कोर देते हैं। अगर आपकी ड्रग रिसेप्टर के साथ नहीं बाइंड करती तो 0 स्कोर कर दीजिए, अगर आपकी ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करती तो आप 1 स्कोर कर सकते हैं इसको। दूसरा टर्म आता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। So what is intrinsic activity? The capacity to induce a functional change in the receptor designated as intrinsic activity. तो मैंने आपको बोला जब थ्योरीज आगे आई तो पता चला कि कुछ चीज़ें रिसेप्टर के साथ बाइंड तो होती हैं, मतलब दे हैव एफिनिटी बट दे डजंट हैव इंट्रिंसिक एक्टिविटी, दे डू नॉट हैव इंट्रिंसिक एक्टिविटी। यानी वो केवल रिसेप्टर पे बाइंड होती थी, उस रिसेप्टर में वो कोई भी कन्फर्मेशनल चेंज इंड्यूस
नहीं करवाती थी, यानी उस रिसेप्टर के थ्रू होने वाले किसी भी काम को वो आगे प्रोसीड नहीं करवाती थी। तो यानी दीज ड्रग्स हैव लैक ऑफ इंट्रिंसिक एक्टिविटी, उनके पास में इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती थी। ठीक है, तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी के लिए हमने जो स्केल रखा है वो है आपका 0 से -1 का स्केल, यानी कि 0, +1 और -1, उसके अकॉर्डिंग हम इंट्रिंसिक एक्टिविटी की स्कोरिंग करते हैं। तो अब हमारी मॉडिफाइड डेफिनेशंस क्या आती हैं? व्हाट इज एगोनिस्ट? एगोनिस्ट हैव बोथ एफिनिटी एंड मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक एक्टिविटी का स्कोर स्केल है आपका -1, 0 और +1। तो यानी अगर कोई चीज़ रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है तो उसकी एफिनिटी तो आपकी मैक्सिमम आ गई 1। ठीक है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद वो उस रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस से मेरा मतलब है कि उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाती है या फिर नहीं करवाती। अगर आपकी ड्रग उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाती है तो यानी कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी पे आप उसको मैक्सिमम स्कोर दे सकते हैं। तो यानी उस स्केल में उसको दिया आपने +1 स्कोर। तो एगोनिस्ट के पास एफिनिटी भी है, यानी आप उसको यहाँ से एफिनिटी में 1 स्कोर देंगे, और इंट्रिंसिक एक्टिविटी में भी आप उसको कितना स्कोर दे रहे हैं? +1 स्कोर दे रहे हैं, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। यानी एगोनिस्ट कोई भी वो चीज़ है जिसकी एफिनिटी भी 1 है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी इस स्केल में आपकी +1 होती है, यानी कि ये रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एड्रेनलिन जो होता है वो आपका अल्फा और बीटा रिसेप्टर का एगोनिस्ट है। हिस्टामिन आपके हिस्टामिन रिसेप्टर पे बाइंड होता है। मॉर्फिन आपका ओपियोइड रिसेप्टर का एगोनिस्ट होता है। तो यानी एड्रेनलिन अल्फा रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो इट विल इंड्यूस अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर, ये उस रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज फॉर श्योर करवाएगा, यानी उस रिसेप्टर के थ्रू होने वाले फंक्शन को ये आगे इनिशिएट करेगा। सेकेंड थिंग इज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हैज एफिनिटी, इसके पास एफिनिटी है, यहाँ पे आप इसको 1 स्कोर दे रहे हैं, बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, बट इट हैज़ नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी के स्केल पे इसका स्कोर है 0, यानी कि ये रिसेप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं करवा पाएगा, ये रिसेप्टर के साथ केवल बाइंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रिसेप्टर, ओके, एंड दिस इज द बाइंडिंग साइड, this is agonist and this is antagonist. Whenever a agonist will bind to this receptor, there is induce a conformational change, इस receptor में conformational change होगा और आपको cellular response मिलना start हो जाएगा, यानी इस receptor के activate होने से आपको जो भी response मिलना था वो response आपको मिलना start हो जाएगा। बट वेनेवर एन एंटागोनिस्ट विल बाइंड टू दिस रिसेप्टर, जब भी कोई एंटागोनिस्ट बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा? बस इस बाइंडिंग साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी इस बाइंडिंग साइट को भर देगा ताकि एगोनिस्ट इस पे आके बाइंड ना कर पाए। यानी इसके पास भी एफिनिटी है और इसके पास भी एफिनिटी है, लेकिन एंटागोनिस्ट के पास में इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती है, यानी कि ये आपको इंट्रासेलुलर पाथवे के थ्रू कोई भी रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं करेगा। एंटागोनिस्ट का काम केवल ये होता है कि उस रिसेप्टर की खाली जगह को भर दे ताकि वहाँ पे एगोनिस्ट आके बाइंड ना कर पाए, दैट्स इट। इसी वजह से इंट्रिंसिक एक्टिविटी के स्कोर पे हम इसको 0 स्कोर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल प्रोपेनोलॉल, एट्रोपिन, क्लोरफेनारामिन एंड नलोक्सिन, दीज आर द एंटागोनिस्ट। ये जो एंटागोनिस्ट हैं जब ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं तो ये क्या करते हैं? उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से उस रिसेप्टर की एगोनिस्ट उस पर आके बाइंड नहीं कर पाती है और आपको उस चीज़ का इफेक्ट नहीं मिलता है। After that we have partial agonist. So the word partial, partial का मतलब होता है सबसे ज़्यादा से थोड़ा सा कुछ कम। partial का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत काम हो जाना। So partial agonist has affinity, यानी partial agonist को भी आप affinity में 1 स्कोर दे सकते हैं, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। एंड सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी, सब मैक्सिमल का मतलब होता है मैक्सिमम से कुछ कम इंट्रिंसिक एक्टिविटी इसकी होती है। तो यानी जब आप इसको स्कोर देने की बात करते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी का, तो आपका स्कोर कहाँ से होता है? 0 से 1 के बीच में। एगोनिस्ट का स्कोर आपको याद है कि था केवल 1, एगोनिस्ट को आपने फुल स्कोर दे दिया था क्योंकि उसके पास मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी थी। बट आप पार्शियल एगोनिस्ट को 0 से 1 की स्केल में रख रहे हैं क्योंकि इसका जो काम करने का तरीका है या फिर जो इसको रिसेप्टर को एक्टिवेट करने की टेंडेंसी है वो मैक्सिमम से कम होती है, यानी क्या होती है? वो पार्शियल होती है, थोड़ा बहुत एक्टिवेट कर देगा रिसेप्टर को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं पेंटाजोसिन। पेंटाजोसिन इज म्यू ओपियोइड रिसेप्टर की ये पार्शियल एगोनिस्ट होती है, यानी कि जब ये म्यू ओपियोइड रिसेप्टर पे एक्टिवेट होगी तो ओपियोइड एगोनिस्ट के कंपैरेटिवली ये उस रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस करवाएगी,
बट द थिंग इज कि अगर ओपियोइड रिसेप्टर इस रिसेप्टर में 100% कन्फर्मेशनल चेंजेस करवाता है, यानी इसको 100% एक्टिवेट कराता है, तो हमारी जो पेंटाजोसिन है ये उस रिसेप्टर को 75% एक्टिवेट करवा देगी, यानी कि 25% आपका कम रहेगा रिस्पॉन्स। इनवर्स एगोनिस्ट, तो पहले ही हमने देखा कि इसका काम होता है एगोनिस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में काम करना। सो मतलब कि इसके पास एफिनिटी होती है, सो इट हैव एफिनिटी बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी विद अ माइनस साइन। यहाँ पे इंट्रिंसिक एक्टिविटी के स्केल में आप देखो इसका जो साइन है वो 0 से -1 का है, यानी आपको उसको स्कोर तो देना पड़ेगा क्योंकि रिसेप्टर में चेंजेस तो करवा रहा है, लेकिन चेंजेस कैसे करवा रहा है, एगोनिस्ट से उल्टे इनवर्स चेंजेस करवा रहा है। तो यानी कि एगोनिस्ट का स्कोर अगर 1 है तो इनवर्स एगोनिस्ट का स्कोर कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस करवा रहा है लेकिन नेगेटिव चेंजेस करवा रहा है, यानी जैसे चेंजेस आपके एगोनिस्ट करवाता था उसके इनवर्स, उसके उल्टे चेंजेस करवा के आपको दे रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल DMCM ऑन बेंजोडायज़ेपिन रिसेप्टर, बेंजोडायज़ेपिन रिसेप्टर पे DMCM जो है ये इनवर्स एगोनिस्ट की तरह काम करता है, यानी कि आपकी बेंजोडायज़ेपिन जैसा इफेक्ट देती थी उसका रिवर्स इफेक्ट देगा ये उस रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद में। नेक्स्ट विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटागोनिस्ट। सो एंटागोनिस्ट के बारे में हमने देखा कि एंटागोनिस्ट के पास में एफिनिटी होती है, सो दे डज नॉट प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑन बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर। ये किसी रिसेप्टर पे एफिनिटी शो करते हैं, यानी ये उस रिसेप्टर के साथ में बाइंड होते हैं लेकिन उसमें कोई भी कन्फर्मेशनल चेंज इंड्यूस नहीं करवाते हैं। इसका मतलब ये कोई भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स या सेलुलर इफेक्ट हमें नहीं देते हैं। सो दे डज नॉट प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑन बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर बट इंस्टेड ब्लॉक्स और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एन एगोनिस्ट। तो इनका काम क्या होता है, जाइए रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करिए, खाली स्पेस को भर दीजिए ताकि एगोनिस्ट उस पर आके बाइंड ना कर पाए। तो इनका काम क्या होता है, खाली स्पेस को ऑक्यूपाई करना, उस स्पेस को ब्लॉक कर देना। तो एंटागोनिस्ट का काम क्या होता है, एगोनिस्ट के इफेक्ट को ब्लॉक करना। So we have two types of antagonists. First one is the competitive antagonist and second one is the non-competitive antagonist. So competitive antagonist drugs bind selectively to a receptor without causing activation but in such a way to prevent binding of the agonist. The antagonism may be reversible. The effect can be overcome by increasing the concentration of agonist. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक रिसेप्टर है, ये इसका एगोनिस्ट है और ये इसका एंटागोनिस्ट। दिस इज एन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो जब कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट इसके ऊपर बाइंड करेगा तो ये इस रिसेप्टर की इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर देगा, जिसकी वजह से एगोनिस्ट इसके ऊपर बाइंड नहीं हो पाएगा और आपको कोई भी सेलुलर इफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप एगोनिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और इस पर आके बाइंड करेगा और आपको इफेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि दिस एंटागोनिज्म इज कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट एंटागोनिज्म। अगर आप एगोनिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो एंटागोनिस्ट का इफेक्ट मिलना आपको बंद हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो एंटागोनिज्म है वो आपका रिवर्सिबल एंटागोनिज्म है, यानी कि आप अपने एंटागोनिस्ट के इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट। सेकेंड वन इज द नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। इन नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो एंटागोनिस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रिसेप्टर, इस रिसेप्टर के पास में दो बाइंडिंग साइट होती है, दिस इज बाइंडिंग साइट नंबर 1 एंड दिस इज बाइंडिंग साइट नंबर 2। बाइंडिंग साइट नंबर 1 पे बाइंड होता है हमारा एगोनिस्ट और बाइंडिंग साइट नंबर 2 पे बाइंड होता है हमारा एंटागोनिस्ट। यानी कि अगर आपका एंटागोनिस्ट इस रिसेप्टर पे आके बाइंड कर चुका है ऑलरेडी, तो आप कितना भी एगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहिए, आपको आपकी ड्रग का इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉन्सेंट्रेशन को लेके कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, क्योंकि इन दोनों की बाइंडिंग साइट अलग अलग है। ठीक है, तो अगर एंटागोनिस्ट ऑलरेडी इस पे आके बाइंड कर चुका है तो एगोनिस्ट के आप कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते जाइए, ये एंटागोनिस्ट को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। एंड दिस बाइंडिंग साइट इज नोन एज एलोस्टेरिक साइट, यानी कि जो इसकी एक्स्ट्रा बाइंडिंग साइट होती है उसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, यानी कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों की बाइंडिंग साइट्स अलग अलग होती है यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स। So what is allosteric modulator? A drug that binds to a receptor at a site distinct from the active site, यानी कि जहाँ पे एगोनिस्ट को बाइंड होना था उससे अलग दूसरी साइट पे कोई ड्रग है वो बाइंड करेगी। A conformational change is induced in the receptor, altering the affinity of the receptor for the endogenous ligand. यानी कि for example, this is a receptor, same, this is binding site number 1,
दिस इज बाइंडिंग साइट नंबर 2. बाइंडिंग साइट नंबर 2 को हमने बोला दिस इज एलोस्टेरिक साइट. सो व्हाट इज एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर? हमारी वो ड्रग जो अपनी दूसरी साइड पे बाइंड होने के बाद रिसेप्टर में कुछ ऐसे कन्फर्मेशनल चेंजेस करवाती हैं, यानी रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती हैं, जिसकी वजह से रिसेप्टर की एफिनिटी बाइंडिंग साइट नंबर 1 पे बाइंड होने वाली ड्रग के लिए या तो बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है. इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर का मतलब या तो ये इफेक्ट को इंक्रीज करवा सकती है या तो ये इफेक्ट को डिक्रीज करवा सकती है. तो वी हैव पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर एंड नेगेटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर. Positive allosteric modulator will increase the affinity of the receptor for the endogenous ligand and negative allosteric modulator will decrease the affinity of the receptor for the endogenous ligand. यानी कि ऐसी चीज़ें जो प्राइमरी बाइंडिंग साइट पे ना बाइंड होके रिसेप्टर की सेकेंडरी बाइंडिंग साइट पे बाइंड होती हैं, और इस बाइंडिंग साइट पे बाइंड होने के बाद ये रिसेप्टर में कुछ ऐसे कन्फर्मेशनल चेंजेस करवाती हैं जिससे कि रिसेप्टर की एफिनिटी प्राइमरी साइट पे बाइंड होने वाले एंडोजिनस लिगेंड के लिए या तो बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है. सो दीज आर नोन एज एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स. आफ्टर दैट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेयर रिसेप्टर. स्पेयर रिसेप्टर को बताने से पहले जैसे आपने स्पेयर पार्ट्स के बारे में सुना होगा, स्पेयर पार्ट्स यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स जो हम अपने पास रखते हैं जिनको हम कभी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो स्पेयर रिसेप्टर्स आर सेट टू बी स्पेयर व्हेन द मैक्सिमल रिस्पॉन्स कैन बी इलिक्टेड बाय एन एगोनिस्ट at a concentration that does not result in 100% occupancy of available receptor. For example, this is the example of spare receptor. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिसेप्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और हमारे पास ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन केवल इतनी है कि हम केवल 3 रिसेप्टरों को एक्टिवेट करा पाए हैं, 3 रिसेप्टरों को आप ऑक्यूपाई करवा पाए हो, यानी कि आपके 7 रिसेप्टर यहाँ पे बचे हुए हैं, लेकिन तब भी आपको 100% रिस्पॉन्स मिल रहा है. सेलुलर इफेक्ट आपका 100% है. यानी स्पेयर रिसेप्टर वो रिसेप्टर्स कहलाते हैं जिनको अगर आप एक्टिवेट नहीं भी करवा पाए हैं तो भी आपको 100% रिस्पॉन्स मिलता है. यानी कि हम इसको लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स, जिनको आपने नहीं भी एक्टिवेट कराया, आपके पास इतना कॉन्सेंट्रेशन मौजूद नहीं था कि आप इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवा सकते, लेकिन तभी भी आपको ड्रग का 100% रिस्पॉन्स मिल गया. सो दीज रिसेप्टर्स आर नोन एज स्पेयर रिसेप्टर्स. सो इट हैज़ ऑल्सो बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट मैनी फुल एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमल रिस्पॉन्स even while occupying only less than 1% of the available receptors. A large receptor reserve exists in this case or a number of spare receptor present. यानी कि 100% में से केवल 1% रिसेप्टर्स ही ऑक्यूपाई किए गए हैं कुछ केसेस में, और वहाँ पे भी हमें 100% रिस्पॉन्स मिला है. यानी कि जो बचे हुए रिसेप्टर्स थे वो दीज आर स्पेयर रिसेप्टर. यहाँ पे एक लार्ज नंबर ऑफ रिसेप्टर्स जो थे इस केस में वो स्पेयर रिसेप्टर की तरह काम कर रहे थे, यानी कि उन रिसेप्टर को ऑक्यूपाई किए बिना भी हमें 100% सेलुलर रिस्पॉन्स मिलता है. दीज आर द रेफरेंसेस. थैंक यू.